नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, केमिस्ट्री 9th के चैप्टर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे पदार्थ की द्रव अवस्था। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पदार्थ क्या होता है ये पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण हुआ था, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के जो प्रथम प्रकार था जिसे हम ठोस अवस्था कहते थे, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे पदार्थ की द्रव अवस्था यानी लिक्विड के बारे में। देखिए दोस्तों, द्रव का परिभाषा होता है जिसका आयतन एवं आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। देखिए दोस्तों, वहां हम लोगों ने चर्चा किया था कि ठोस, द्रव और गैस को परिभाषित करने के लिए आपको दो पहलू पे ध्यान देना होगा। एक होता है आयतन और एक होता है आकार। जहां हम लोग बात करते हैं ठोस का, तो ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित था, जबकि वही द्रव अवस्था की बात करेंगे तो आयतन तो फिक्स है परंतु आकार अनिश्चित है। जैसे पानी यानी जल, तेल, चाहे जितना लिक्विड वाला पार्ट है सबका सब क्या है, पदार्थ का द्रव अवस्था। जैसे अगर हम लोग बात करें कि आयतन कैसे निश्चित है, आयतन कहने का अर्थ है कि जो पदार्थ जितना जगह घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है, जितना क्षेत्र घेरता है। अगर हम एक बाल्टी पानी की बात करें तो एक बाल्टी में अगर 5 लीटर पानी भरा हुआ है तो 5 लीटर उसका आयतन हुआ। अगर यही 5 लीटर पानी को आप दूसरे किसी बड़े बर्तन में रख देंगे, तो अगर इसको इसमें डाल देंगे तो क्या ये 5 लीटर से 6 लीटर हो जाएगा क्या? तो कहिएगा नहीं। तो जिसका आयतन तो नहीं ना बदल रहा है, यानी जितना जगह छेकने की उसकी कैपेसिटी थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वो तो नहीं बदल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसका आयतन क्या है, फिक्स है। लेकिन वही आकार की बात करें, अगर हम इस पानी की बात करें, अगर पहले बाल्टी में था तो देखिए यहाँ बाल्टी के शेप का था। अगर इसको आप एक गोलाकार बर्तन में, कटोरे में डाल दीजिएगा, इस पानी को अगर कटोरे में डाल दीजिएगा तो देखिए इस पानी का आकार कटोरे जैसा हो गया। अगर इस बाल्टी को आप लोग ग्लास में डाल दीजिएगा तो कहिए देखिएगा कि इस पानी का आकार ग्लास जैसा हो गया। यानी इसका आकार फिक्स नहीं है, आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इस दृष्टि से हम लोग कह सकते हैं कि आयतन तो द्रव का फिक्स होता है लेकिन आकार क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं, द्रव अवस्था। अब द्रव का हम लोग गुण देखेंगे। जैसे परिभाषा में आपको दो गुण आपको नजर आ जाएगा। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर आप हम शेप की बात करेंगे तो जहां ठोस की बात करें तो ठोस का कण एक कण दूसरे से बहुत ही नजदीक था। जहां हम ठोस का बात किए थे, देखिए ठोस का एक कण दूसरे कण के बहुत नजदीक होता है। जबकि वही द्रव की बात करेंगे तो द्रव के अंदर जो कण होता है, ये कण जो होता है ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूरी दूरी पे मिलेगा। यानी एक कण और दूसरे कण के बीच अंतर आणविक स्थान क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। यही कारण है कि अंतर आणविक आकर्षण बल यानी एक दूसरे को पकड़ने की मजबूती की जो उसकी स्थिति है थोड़ा कम होता है। तो यही कारण है कि इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित। आयतन निश्चित जबकि आकार क्या होता है, अनिश्चित। द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ ठोस की अपेक्षा कम, अगर हम ठोस से तुलना करें, क्या बोले थे, जो पदार्थ जितना घना घना उसका घनत्व उतना ही ज्यादा। ठोस की अगर ईंट की बात करें थे, ईंट का कण एक कण दूसरे कण को बहुत चकर के पकड़े हुए था, यानी बहुत घना घना था, अर्थात ठोस का घनत्व ज्यादा था। जबकि द्रव का यानी पानी का देखिएगा एक कण दूसरे कण से थोड़ा दूरी पे होता है, कम घना घना है, अर्थात इसका कहेंगे इसका घनत्व क्या होता है, कम। द्रव प्रायः असंपीड्य, यानी जिस प्रकार ठोस असंपीड्य था, द्रव भी असंपीड्य होता है। संपीड्य के बारे में हम चर्चा किए थे कि पदार्थ का वैसा गुण जिसे आप लोग दाब लगाकर उसके आयतन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अर्थात क्या आप एक ईंट को बाहर से दाब लगाकर ईंट के आयतन को कम कर सकते थे, तो कहिएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक पानी की बात करें, द्रव की बात करें, तो द्रव को किसी भी प्रकार से दाब लगा के, द्रव में दाब बढ़ा के आप किसी भी प्रकार से उसको घटा बढ़ा उसके आयतन में नहीं। क्या 1 लीटर पानी है उसको मुट्ठी से दाब के उसको क्या आधा लीटर बना दीजिएगा, तो कहिएगा नहीं। तो ऐसा गुण नहीं होने के कारण इसे ही कहते हैं असंपीड्य। अगर ऐसा गुण होता तो उसे कहते हैं संपीड्य। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं द्रवनांक तथा क्वथनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है। सही बात है। अगर हम एक ईंट की, अगर लोहा की बात करे थे तो लोहा को आपको गलाने के लिए थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत था। अगर वही द्रव होने के बाद उसको खौलाना है, खौलाने के लिए भी ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता थी। लेकिन वही अगर हम द्रव की बात करेंगे तो द्रव को अगर आपको गलाना है तो यानी कि द्रवनांक, और द्रव को अगर खौलाना है तो इसका जो मतलब जो टेम्परेचर होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि जो द्रव पदार्थ का यानी द्रव का जो द्रवनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट और जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट, दोनों जो होता है ठोस की अपेक्षा प्रायः क्या होता है, कम। उसके बाद द्रवों में बहाव की प्रकृति होता है। जहां हम लोगों ने देखा था ठोस में फ्लो यानी ठोस में फ्लो की कोई प्रवृत्ति नहीं थी, जबकि द्रव में, द्रव यानी पानी में कोई चीज बहता है कि नहीं, फ्लो होता है कि नहीं, तो कहिएगा हाँ, यानी द्रवों में बहाव की प्रकृति होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था द्रव को ठोस के रूप में बदला जा सकता है, जिसे हम जमना
कहते हैं। यानी द्रव को, यानी द्रव से अगर टेम्परेचर को निकाल देंगे तो उसे हम लोग ठोस में बदल सकते हैं। जैसे अगर हम पानी है, पानी को अगर टेम्परेचर पानी में कम करके क्या पानी को बर्फ में बदला जा सकता है? तो आप कहिएगा हाँ। यानी द्रव में ऐसी प्रकृति कहते हैं, इस प्रकृति को ही हम लोग कहते हैं द्रव का जमना। लेकिन ठोस में ऐसी, ठोस तो ऑलरेडी पहले से ठोस था, इसको आप किस अवस्था यानी ठोस को फिर ठोस में नहीं कर सकते हैं। अर्थात द्रव में ऐसा गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं जमना। उसके बाद द्रव में वाष्पन की क्रिया होती है। आगे हम लोग जमना और वाष्पन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। द्रव में वाष्पन की क्रिया होती है, द्रव, जबकि ठोस में वाष्पन की क्रिया नहीं होती थी। अब एक टर्म आ रहा है यहाँ पे वाष्पन, कि वाष्पन क्या होता है, वाष्पन के बारे में समझिए। देखिए दोस्तों, वाष्पन आप लोग समझते हैं नॉर्मल, अगर आप एक उदाहरण लें कि कहीं पे एक पोखर है, पोखर में अगर पानी है, वर्षा हुआ, पानी हुआ, पानी कुछ दिन के बाद देखिएगा तो अपने आप पानी पूछेंगे कि 10-20 दिन बाद पानी इस पोखर का, यानी अगर बारिश हुआ, बारिश का पानी आपके मोहल्ले में है, उसके बाद पानी अपने आप सूख गया, पानी गायब हो गया। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों कि बताइए कि ये पानी कहाँ गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि पानी, कुछ पानी तो जमीन के अंदर चला गया होगा, लेकिन अधिकांश जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ गया, यानी तापमान अधिक होने के कारण वाष्प बन के उड़ गया। तो यही है, यानी जिस प्रक्रिया द्वारा कोई द्रव यानी जल वाष्प में बदल जाता है उसे ही क्या कहते हैं? वाष्पन। तो वाष्पन और कुछ नहीं है, यानी वाष्पन एक प्रक्रिया है, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जल किस में बदल जाए? वाष्प में बदल जाए, उसे कहते हैं वाष्पन। जैसे आपका पसीना पंखे के नजदीक आते हैं, कुछ देर बाद पसीना सूख जाता है, वो क्या हुआ? वाष्पन। उसके बाद देखते हैं नदी के में, पोखर में जल है, जल क्या हुआ? कुछ समय पश्चात क्या होता है? उड़ जाता है वाष्प बन के, उसको कहते हैं वाष्पन। अब हम लोग देखेंगे कि वाष्पन की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाला बहुत सारा कारण होता है, यानी कुछ पांच जो प्रकृति होता है, नेचर होता है, वाष्पन को प्रभावित करने वाला 5 ऐसा कारण है जो वाष्पन को क्या करता है? प्रभावित करता है। पहला कारण की बात करेंगे तो द्रव का तापमान। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम आपसे पूछे कि अगर कोई पानी है, पोखर में पानी है और एक दूसरा पोखर में भी पानी है, अगर हम समय की तुलना करें, कहेंगे कि गर्मी के दिन और ये है ठंडा का दिन, कहेंगे कि जल्दी पानी कब उड़ेगा? वाष्प बन के। आपका सवाल होगा कि गर्मी के दिन में जल्दी पानी ऊपर उड़ जाता है, यानी गर्मी के दिन में अगर आप कपड़े को भी सुखाते हैं तो वो जल्दी वाष्प बन के, यानी पानी जो है जल्दी वाष्प बन के उड़ जाता है। कारण क्या है? गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, अर्थात टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी वाष्पन इस बात पे डिपेंड कर रहा है ना कि तापमान कितना है, अर्थात वाष्पन को प्रभावित तो किया ना। तो वाष्पन को प्रभावित करने वाला पहला कारण द्रव का टेम्परेचर, यानी ताप जो होता है वाष्पन के साथ सीधा संबंध। अगर तापमान जितना ज्यादा तो वाष्पन भी उतना ज्यादा। जैसे गर्मी के दिन में ज्यादा वाष्पन होता है और ठंडा के दिन में वाष्पन क्या होता है? कम होता है। दूसरा होता है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि द्रव कितना जगह पे है, यानी उसकी क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। यानी क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वो जल्दी वाष्पन होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना वाष्पन कम होगा। एक बात यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों, वाष्पन की जब भी क्रिया होगी तो वहां पे ठंडक महसूस होता है, यानी आपको ठंडा महसूस होगा। अब देखिए इसका उदाहरण, अगर आपका दूध का एक उदाहरण है, कहेंगे दोस्तों एक कटोरे में दूध को ठंडा करना और एक गिलास में गर्म दूध को रख दीजिए, बताइए कि सबसे पहले ठंडा किस में होगा? तो आप कहिएगा कटोरे में। कारण क्या था कि दोनों में से तो वाष्पन हुआ है, जो गर्मी था वो वाष्प बन के ऊपर उड़ा है, लेकिन इस कटोरे से दूध जल्दी ठंडा हुआ। कारण क्या था कि कटोरे का जो जगह था, क्षेत्रफल था, उस ग्लास की अपेक्षा क्या था? कम था। यानी क्षेत्रफल ज्यादा तो वाष्पन ज्यादा, और क्षेत्रफल कम तो वाष्पन भी क्या होता है? कम। यानी कि तापमान और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जो होता है वाष्पन के साथ सीधा संबंध होता है, यानी तापमान ज्यादा तो वाष्पन ज्यादा, तापमान कम वाष्पन कम, क्षेत्रफल ज्यादा तो वाष्पन ज्यादा, क्षेत्रफल कम तो वाष्पन कम। तीसरा होता है वायु का वेग, वेग मतलब उसका चाल, यानी वायु का वेग पे भी निर्भर करता है, इसके साथ भी सीधा संबंध होता है। जैसे अगर बात करें कि अगर आप एक गर्म थाली में खिचड़ी रख लीजिए, खिचड़ी यानी वो गर्म है, आप नॉर्मल कहेंगे कि इसको ठंडा होने का इंतजार करेंगे, और दूसरा होगा कि इसके ऊपर आप पंखा इसके ऊपर हिलाइए, तो कहिएगा कि सबसे पहले ठंडा कब होगा? आप कहिएगा जब पंखा इसके ऊपर हिलाएंगे तो ज्यादा ठंडा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पंखा उसको हिलाने से वहां का जो वायु का वेग था वो बढ़ गया, यानी वायु का वेग जल्दी जल्दी गमन करने लगा, जिसके कारण उसका वाष्पन जल्दी जल्दी होने लगा। तो तीसरा पॉइंट होता है वायु का वेग पे भी डिपेंड करता है, यानी वायु का वेग ज्यादा तो उसका वाष्पन भी ज्यादा होता है। उसके बाद द्रव की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे, कि द्रव किसका नेचर कैसा है, यानी जिस द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। यानी कि एक चीज है कि क्वथनांक और वाष्पन की जो
संबंध है वो उल्टा संबंध होता है। जैसे समझिए, अगर हम एक ईथर की बात करेंगे तो ईथर जो है 34 डिग्री सेल्सियस पे खौलने लगता है। और जो चीज जितना जल्दी खौलेगा, खौलने के बाद ही ना वाष्प बनता है। अगर पानी की बात करेंगे, पानी वाष्प कब बनता है? जब पानी भाप बनता है। कब है? जब पानी को खौला है, 100 डिग्री पर पहुंचा, 100 डिग्री पर क्या हो गया? वो वाष्प बन गया। यानी ईथर को जब आप 34 डिग्री दीजिएगा तो वो वाष्प में बदलने लगेगा। जबकि जल क्या है? जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे देंगे तब वो वाष्प में बदलता है। कारण क्या है? कि यह द्रव का नेचर पे डिपेंड करता है। यानी जिसका क्वथनांक यानी कि खौलने की शक्ति जितना ही कम होगा, उसमें वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। इसका एक उदाहरण हम देंगे कि पहाड़ पर जो खाना बनाया जाता है वहां कठिनाई होती है। जब हम क्वथनांक का चर्चा करेंगे वहां इस बात का भी चर्चा किया जाएगा। अभी समझिए, द्रव की प्रकृति यानी क्वथनांक के उल्टा संबंध होता है वाष्पन का। उसके बाद होता है पांचवा आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? देखिए, आर्द्रता का सबसे पहले डिफिनेशन समझिए कि वायु में यानी हवा में जितना जल वाष्प की मात्रा उपस्थित होता है उसको आर्द्रता कहते हैं। वायु में नमी, नमी समझते हैं, नमी ही आर्द्रता है। यानी नमी अर्थात पानी की मात्रा। यानी कि कुछ देखिए, ठंडा के समय में देखते होंगे वायु वायु में पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है, तो कहेंगे कि ठंडे के समय में आर्द्रता ज्यादा। जबकि गर्म के दिन में देखते होंगे तो उसका आर्द्रता क्या कैसा कम। जैसे कहने का अर्थ है कि ठंड के दिन में आप मुंह से जब भाप छोड़ते होंगे तो उससे पानी निकलता है, भाप निकलता है। जबकि गर्म के दिन में ऐसा नहीं, क्योंकि ठंड के दिन में क्या होता है, पानी यानी वायु में पानी की मात्रा कुछ ज्यादा होता है। तो आर्द्रता के उल्टा संबंध, अगर आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पन कम होगा, और आर्द्रता कम है तो वाष्पन क्या होगा? ज्यादा। यही कारण है कि ठंड के दिनों में कपड़ा धीरे धीरे सूखता है। कारण क्या है? ठंड के दिन में आपको आर्द्रता ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वायु में पानी की मात्रा ज्यादा मिलेगा। पानी की मात्रा ज्यादा तो जिसे कहेंगे आर्द्रता ज्यादा। जब आर्द्रता ज्यादा होता है तो वाष्पन धीरे धीरे होता है, यानी कि ये जो कपड़ा है वो धीरे धीरे सूखता है, क्योंकि जल जो है सूखने की जो प्रवृत्ति होती है धीरे धीरे, समय कम लेता है। जबकि वही गर्मी के दिन की बात करेंगे तो गर्मी में आर्द्रता कम होता है, यानी पानी की मात्रा वायु में कम होता है, जिसके कारण उसका वाष्पन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आर्द्रता पे भी डिपेंड करता है वाष्पन। नोट में वही बात लिखे, तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वाष्पन की क्रिया जल के ऊपर, ये भी आई है, इसको नोट कीजिएगा। वाष्पन की क्रिया जल के ऊपरी सतह पर होता है, और वाष्पन की क्रिया से ठंडक महसूस होता है। यानी वाष्पन एक ऐसी क्रिया है कि जिससे आपको ठंडक, जैसे कहने का अर्थ है कि आप पंखा, गर्मी के दिन में आपके शरीर पे अगर पसीना है, अगर आप पंखा चलाइएगा तो उसका वाष्पन होगा, उसके बाद आपको कैसा महसूस होगा? तो कहेंगे कि ठंडा महसूस होता है। तो वाष्पन की क्रिया से ठंडक महसूस होता है, और वाष्पन की क्रिया जल के ऊपरी से। अगर कोई एक पोखर में जल भरा हुआ है तो नीचे से उसका वाष्पन नहीं होता, जबकि जल के ऊपरी सतह पर उसका वाष्पन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम लोग पढ़ेंगे क्वथन एवं क्वथनांक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।